जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS विश्वविद्यालय जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 17 भारत का अपवाद तंत्र। मैपिंग करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी कर लें, जिससे कि हमें पता होना चाहिए जो परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग के अकॉर्डिंग तो आती है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक होता है अपवाद तंत्र से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए पढ़ते हैं। देखिए, भारत नदियों का देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक नदियों का देश है। ध्यान रखिए, भारत एक नदियों का देश है। ठीक है, जिसके आर्थिक विकास, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों का भारत में क्या महत्व है। तो ध्यान रखिए, भारत में नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ध्यान रखिए, ये अब से नहीं, आदिकाल से रहा है। कब से रहा है? आदिकाल से रहा है, जो कि आदिकाल से जीविकोपार्जन का साधन यहीं से रहा है। आपने देखा होगा जितनी पुरानी सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता हुई, ठीक है, तो वो भी कहाँ बसी थी? नदी किनारे, रावी नदी किनारे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ध्यान रखिए, ये इसका क्या महत्व है? जीविकोपार्जन ने, ध्यान रखिए, जीविकोपार्जन के बहुत बड़े साधन हैं। जीव को मतलब जीवन को जीने का यहाँ से बहुत बड़ा साधन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन बनता है, प्रवाह संचाल किसे कहते हैं? प्रवाह संजाल किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, जो नदी, ये कह रहा है किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संचाल कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल कहते हैं। देखिए, किसी नदी के रेखीय स्वरूप को जो इस प्रकार से जो रेखा टाइप में निकल के जा रही है नदी, इसे हम क्या कहेंगे? प्रवाह रेखा। ये ऐसे करके बहती हुई जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रवाह रेखा कहते हैं। ठीक है, स्वरूप को क्या कहते हैं? प्रवाह रेखा। ठीक है, इसी प्रकार से कई रेखीय स्वरूप, कई प्रवाह रेखा मिल जाती हैं। कई रेखा प्रवाह मिलने के बाद इन दोनों सबके योग के, जैसे इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो इन सभी को क्या बोलेंगे? प्रवाह संजाल कहते हैं, प्रवाहों का जाल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रवाह जाल हो गया। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। मतलब देखिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, जो प्रवाह हो, देखिए कोई नदी है, ये निश्चित तौर पर ये चल बह रही है, निश्चित तौर पर बह रही है, और यहाँ से बह रहा है, और इसी के साथ और भी नदियाँ बह रही हैं, इसके साथ और भी नदियाँ बह रही हैं। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है हमारी, ठीक है, गंगा नदी है, ऐसे करके आई है। ठीक है, तो गंगा नदी में जाकर नहीं यमुना नदी मिल रही है, यानी यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, तो इस नदी में और यमुना नदी में कौन सी आ गई? चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऐसे क्या चल रहा है? ये एक निश्चित वाहिका है। ठीक है, ये निश्चित है, ये नहीं है कि बार बार इसे बदलती रहेंगी। ठीक है, तो ये जो निकल के जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जल प्रवाह को अपवाह का, इन वाहिकाओं को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह, जो नदी के द्वारा जो चल बहता है जल, उसे अपवाह कहते हैं। और इन अपवाहों को, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। समझ रहे होंगे आप? जैसे ये नदी जो हमारी, कौन सी नदी है? मान के ये हमारी गंगा नदी होगी। ठीक है, इस गंगा नदी में आके नहीं कौन सी नदी मिलेगी? हमारी यमुना नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, और इसी प्रकार से जाकर नहीं है, जो यहाँ पे यमुना नदी में आकर इटावा के समय कौन मिल जाती है? हमारी चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, और आगे चल के इसी प्रकार से यमुना नदी में आपकी कई सारी नदी मिल जाती है, तो एक जाल बन जाता। क्या बन जाता?
कुछ नदी इधर से आके मिलती हैं दाएं से, कुछ लोग बाएं से, दाएं बाएं से मिलती हैं, तो इन सबको मिला के क्या बोला, अपवाह तंत्र कहते हैं। किस नदी का अपवाह तंत्र रहेगा? वो गंगा नदी का अपवाह तंत्र रहेगा। ठीक है, जितनी भी मुख्य नदी को मिलाकर जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो सब मिलकर क्या बनते हैं, एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। जो मुख्य नदी होती है उसी के नाम से उसको अपवाह तंत्र पुकारते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। सहायक नदियाँ का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि गंगा नदी में यमुना नदी जाके मिल जाती है तो गंगा की सहायक नदी कौन हो गई? यमुना हो गई। और यमुना की सहायक नदी कौन होगी? चंबल हो गई। क्यों? इटावा पास नहीं वो मिल जाती इसमें, क्योंकि चंबल का पानी कौन सी नदी लेके जा रही है? कौन सी लेके जा रही है? यमुना लेके जा रही है। और यमुना का पानी कौन लेके जा रही है? गंगा लेके जा रही है। तो इनके पानी की सहायता मतलब सहायता करके जा रही है ना, और इसका भी प्रभाव रहता है, उसका भी प्रभाव, तो इसे सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये निकल के आया। ठीक है, प्रवाह तंत्र हो गया। देखिए आगे चलते हैं। भारत में लगभग में 4000 से भी अधिक नदियाँ हैं। 4000 से भी अधिक नदियाँ हैं। छोटी बड़ी नदियों को मिलाते हैं तो 4000 से भी अधिक नदियाँ हैं, जिन्हें हम 23 वृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी, 200 नदी लघु तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जिन्हें भारतों में वैसे 4000 से भी अधिक नदियां हैं, छोटी बड़ी सभी नदियों को मिला के चलती हैं तो, लेकिन इन्हें हम जो है 23 बड़े भाग नदियों के रूप में और 200 छोटी लघु मतलब छोटी नदियों के स्तरीय रूप नदी द्रोणियों के रूप में विभाजित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ नदी द्रोणी किसे कहते हैं। नदी द्रोणी उसे कहते हैं जो बड़ी नदियाँ होती हैं, जो सब बड़ी नदियाँ हैं, जैसे हम 23 बड़ी नदियाँ हैं, इन नदियों के जो जल होता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बह रहा है, और जैसे कि आपके ये क्षेत्र आ गया, यमुना नदी हो गया, चंबल नदी हो गया, गंगा नदी के क्षेत्र में जो बह रहा है तो इसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है, जिसका पानी इस्तेमाल किया जाता है उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। देखिए भारतीय अपवाह तंत्र जो हमारा अपवाह तंत्र है, ठीक है, तो इसका वर्गीकरण करने पर, इसका वर्गीकरण समुद्र में 2 आधार पर किया जाता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर 2 भागों में करते हैं। कैसे? 2 भाग होता है। यह नंबर 1 अरब सागर का अपवाह तंत्र, नंबर 2 बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, मान जैसे कि अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर में जल विसर्जन करने वाली जो नदियाँ, मुख्य नदियाँ, जैसे आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी है, ये अरब सागर में गिरती है। ताप्ती, माही, पेरियार, साबरमती और भी कई सारी नदियाँ हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बंगाल की बात करते हैं। बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी जल विसर्जन करती हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुवर्णरेखा और भी बहुत सारी नदियाँ, पेन्नार हैं। तो मतलब बहुत सारी नदियाँ हैं। जो नदी हमारी बंगाली खाड़ी में गिरती है और तो उसे बंगाल खाड़ी की नदियाँ बोलती हैं। और ठीक है, और जो हमारे अरब सागर में होते हैं तो अरब सागर की नदियाँ बोलती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे, वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती हैं, ध्यान रखिए, वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती थीं तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाखंड बनाकर, जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर बहती हैं, उन नदियों को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं? तो ध्यान रखिए, वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले और तथा वो महाखंड का मतलब पहाड़ को काट करके नहीं है, जो रास्ता बनाती हैं और बहुत गहरा होता है। ध्यान रखिए, जैसे कि हम आपको बताते हैं महाखंड किसे कहते हैं। जैसे कि ये एक पर्वत है, ठीक है, ये एक पर्वत है और इस पर्वत को काट दिया इस नदी ने, ठीक है, ऐसे करके नहीं है, तो यहाँ से ऐसे नदी बहती है हमारी, ठीक है, ऐसे कर नदी बहती है हमारी,
दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करें। तो इस प्रकार से जब नदी रहती हैं तो उसमें पूर्ववर्ती नदी है, मतलब जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले की नदियाँ हो और पर्वतों को काट करके जो अपना रास्ता बन कर के चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ऐसी नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी, ध्यान रखिए, सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु जो सबसे बड़ा महाखंड बनाती है, लमसम आपका 5200 मीटर, 5200 मीटर गहरा गाज बनाती है। गाज बोले या महाखंड के लिए एक ही बात है, जो कि आपके लद्दाख श्रेणी, लद्दाख बॉर्डर श्रेणी पे बनाती है, ठीक है, जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है लद्दाख होते हुए, तो उस जगह बनाती है, ठीक है, जहाँ गिलगिट है ना, तो उसी जगह है। ओके, इसी प्रकार सतलज नदी है, सतलज नदी है, ये बनाती है। इसी प्रकार सुबनसिरी नदी है। ध्यान रखिए, ये नदियाँ कैसी नदियाँ हमारी, ये जो नदियाँ हमारी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, कोशी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सभी नदियाँ हैं हिमालय पर्वत के निर्माण होने से पहले की नदियाँ हैं, तथा ये दक्षिण की तरफ बहती हैं। आप देख रहे होंगे ये सब नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, ठीक है, और हिमालय पर्वत से निकलती हैं और हिमालय पर्वत को काट कर नहीं है, एक बहुत गहरा गड्ढा, मतलब महाखड्ड बना करके नहीं है, ये निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। वे नदियाँ जो सामान्य ढाल, वे नदियाँ जो सामान्य ढाल में, ध्यान रखिए, सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। सामान्य ढाल जो ढाल दे रखा है उसी आधार से जो नदियाँ बहती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियाँ कहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहती हैं। और ध्यान रखिए, अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, भारत की प्रायद्वीपीय अधिकतर नदियाँ सब कैसी नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ हैं। आप देख रहे होंगे जिनका एक निश्चित दिशा है, और जिस प्रकार से पर्वतों से निकल के आती है और पर्वतों से निकल के आती है, तो उसी हिसाब से जो ढलान है उस ढलान के अनुसार बहती हुई आपकी अरब खाड़ी में, सॉरी, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ओके, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंबल नदी है, चंबल के बगल में सिंध है, बेतवा है, सोन है। ये जो नदियां हैं गंगा और यमुना में जाकर मिलती हैं, गंगा में जाकर मिलती हैं। ये सब किसकी नदी है, गंगा की सहायक नदी हैं, और जाकर मिलती हैं। ये एक समकोण बनाती हैं, यहाँ समकोण रूप में बनती हैं, मतलब मिल जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, परवर्ती नदियाँ कहते हैं, ठीक है। ये गंगा उपवा तंत्र की कैसी नदियाँ हैं, परवर्ती नदियाँ हैं, ठीक है, पर्वतीय नदियाँ हैं। ओके, नंबर 2 नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं। ध्यान रखिए, हिमालय पर्वत से जो निकलती हैं नदियाँ, कहाँ से, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं, जबकि प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ जो हैं बारहमासी नहीं होती हैं, बारहमासी नदी नहीं होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। नर्मदा, अच्छा, पहले इसको बता देता हूँ बारहमासी का कारण क्या होता है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ बारहमासी इसलिए होती हैं कि हिमालय पर्वत में, देखिए, हिमालय पर्वत में आपकी बर्फ़ हो देती है, ठीक है, बर्फ़ है, बारह सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ के बाद जो आपने देखा होगा बहुत सारी आपदाएं भी आती हैं, कई बार आपदाएं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ बर्फ़ पिघलती रहती है, और दूसरा वर्षा जब होती है, तो देखिए वर्षा ऋतु में तो वर्षा होती है, तो उस समय से इनको पानी और उफन जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये बर्फ़ के पिघलने से इसका बहाव ज़्यादा रहता है। बर्फ़ के पिघलने से इसका बर्फ़ का पानी इन नदियों के द्वारा आता है हिमालय की नदियों में, इसलिए ये बारहमासी रहती है, ये कभी सूखती नहीं है, ठीक। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी इसलिए नहीं होती हैं कि यहाँ आपको देखने को मिलता है कि यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है, और से जो प्रायद्वीप पठारों और आपके पर्वतों से निकल के जाती हैं, और निकलने के बाद जाकर ये बीच में जब मौसम में बारिश का महीना होता है, तो उस बीच में तो अच्छे से चलती हैं। बारिश जैसी बंद हो जाती है तो ये अपना रूप, मतलब कहीं कहीं दिखने लगती हैं, पानी नहीं रहता है तो दिखाई नहीं, कम कम दिखाई देती है, ठीक है। बारिश बारहमासी नहीं होती। आगे चलते हैं नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों मिलकर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि जो अन्य नदियाँ हैं वो हमारा क्या बनाती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे अन्य नदियाँ हैं, जैसे सिंधु है,
गंगा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आपको डेल्टा और आपको एस्चुरी अंतर जानने की जरूरत है। ठीक है, डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुरी किसे कहते हैं? देखिए, इसे हम बताते हैं, इसे हम बनाते हैं इस तरीके से। जैसे कि देखिए, जो नदियां हैं, मान लीजिए जो ये हमारा ये हमारी बंगाली खाड़ी है। ठीक है, बंगाली खाड़ी, ये बंगाली खाड़ी है और बंगाल खाड़ी है। ये जैसे मान चलिए ये हमारी महानदी आ रही है। ठीक है, महानदी आ रही है। अब महानदी आ रही है, देखिए जो हमने एक बताया, आपको बता दें, जब नदी नदी की तीन स्थिति होती है, तीन स्थिति होती है। पहली होती है जन्म के समय। ठीक है, जन्म की होती है, जन्म की। ठीक है, दूसरी होती है युवावस्था और तीसरी होती है आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, कौन सी? वृद्धावस्था होती है। और इन स्थितियों से जब नदी जब निकलती है, जन्म देती है, तो आपको देखो चेहरे पे आपको उसका तेज दिखेगा। मतलब किसी बच्चे का जब जन्म होता है उसका चेहरा इतना कोमल, मतलब इतना अच्छा लगता है कि हर किसी का मन उसको करता है कि उसे अपने हाथों में खिलाने का। ठीक, उसी प्रकार से जब यहाँ से नदी जब निकलती है बहुत तेज निकलती है, तेज धारा के रूप में निकलती है। और जब युवा अवस्था में होती है तो एकदम, जब आपको पता है जब पहाड़ से कोई नदी जब निकलेगी तो युवा अवस्था में आएगी तो एकदम गिरेगी, और गिरने के बाद जब यहाँ इसका एकदम प्रेशर पड़ेगा तो तेज बहेगी। और बहते बहते धीरे जब यहाँ उसका अंत होता है, अंत का मतलब ये है जहाँ ये समुद्र में बंगाली खाड़ी जैसे आके मिलती है तो ये भ्रष्टा होता है, बहुत स्लो मोशन में आएगी और स्लो मोशन धीरे धीरे आएगी। तो यहाँ क्या होगा, ये जो नदियाँ हैं इसकी कई धारा बन जाएंगी, कई धारा बन जाएंगी, छोटी छोटी कई धारा बन जाएंगी नदियों का। जो नदियों को मिलने के बाद जो बीच में जो गैप टापू बन जाते हैं, बीच में जो टापू बन जाते हैं, इधर से ही पानी है, इधर से पानी है, और उसके बाद जाकर नहीं फिर पानी मिलने, तो बीच में क्या बन गया? टापू बन गया। जो टापू टाइप में बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डेल्टा कहते हैं। आ गया समझ में? अब इसी प्रकार हम एस्चुरी की बात करें तो जैसे जैसे कि मान चलिए ये जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारी इधर से हमारी नर्मदा नदी आ रही, ठीक है, और नर्मदा नदी आती है तो सीधी इसमें यहाँ आई, यहाँ आने के बाद यहाँ एक अपने इसमें गिरी, खम्बाती खाड़ी में गिरती है। और खम्बाती खाड़ी में गिरने के बाद ये जो समुद्र है इसके, ये इसके द्वारा लाए हुए अवसाद, क्या हो, लाए हुए जो अवसाद होते हैं, अवसाद होते हैं, अवसाद यहाँ गिराएगी, और गिराएगी तो समुद्र क्या करता है, ये आता है, लहरें आती हैं और इसके अवसाद को ले जाती हैं। तो यहाँ क्या अवसाद इकट्ठा नहीं हो पाता है, अवसाद इकट्ठा नहीं हो पाता है तो इसकी समुद्री लहरें आती ले जाती हैं, तो यहाँ जैसा का तैसा ही रहता है। तो ये यहाँ पर क्या नहीं बनाते हैं, ये एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा निर्माण तो जैसी जगह है वैसी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। जैसा है क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तो ध्यान रखिए ये दो जो नदियाँ हमारी आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और बाकी सभी नदियां जो हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा और एस्चुरी समझ में आया होगा आपने, जो इसके द्वारा जिन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, जैसे कि आपकी नर्मदा ताप्ती, उस अवसाद को समुद्र अपने अंदर भाग के ले जाता है। और यहाँ इसलिए अवसाद इकट्ठा नहीं होता है, और इकट्ठा नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और डेल्टा का निर्माण नहीं होता है इसीलिए इस जगह को क्या कहते हैं? एस्चुरी निर्माण करते हैं। एक गड्ढे टाइप में रहता है जैसा तैसे। लेकिन यहाँ जो है समुद्र जो है बंगाली खाड़ी में बहा कर नहीं ले जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं? ये डेल्टा का। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम। ये तो हमारा थोड़ा बेसिक जानकारी हो गई। अब हम अफातंत्र में पार्ट 1 के रूप में जो हमारी क्लास है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ। और उत्तर भारत की नदियों में सबसे पहला हम पार्ट हमारा सिंधु नदी से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सिंधु नदी अफातंत्र। ठीक है, इसमें पार्ट 1 होगा। उत्तर भारत की नदियों को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब सिंधु नदी अफातंत्र, गंगा नदी अफातंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी अफातंत्र। ठीक है, फिर हम दक्षिण भारत में पढ़ेंगे। इसे कम मतलब 4 पार्ट में हम पढ़ सकते हैं, और भी कोशिश करेंगे अच्छे से और क्लियर होते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, आपको पता है हमने कैलाश पर्वत पढ़ाए थे, तो कैलाश पर्वत है यहाँ पर। क्या है? कैलाश पर्वत यहाँ।
ठीक है, कैलाश पर्वत तो यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका जो कैलाश पर्वत में स्थित एक हमारा हिमनद है, ठीक है। कैलाश पर्वत में स्थित हमारा क्या है, हिमनद है, जिसे बोखरचू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर एक हमारा स्थान है, तो इसे बोलते हैं बोखरचू, बोखरचू, ठीक है, बोखरचू बोलते हैं, ठीक है, बोखरचू बोलते हैं। तो यहाँ से इसी बोखरचू के निकट से यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकलती है, हमारी यही निकलती है, आपकी सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। और सिंधु नदी यहाँ से, ध्यान रखिए ये जो जगह है वो कौन सी जगह बोलते हैं इसे, उसे तिब्बत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे लिख देते हैं, तिब्बत। तिब्बत क्या था, ये तिब्बत है, लेकिन वर्तमान में किसके कब्जे में, चीन, ध्यान रखिए, ठीक है। पश्चिमी तिब्बत है, तो इसे किसने कब्जा रखा है, चीन। तो हम कहेंगे तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट, कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद, ध्यान रखिए क्या है, बोखरचू किस के निकट एक हिमनद से निकलती है, कहाँ से निकलती है, हिमनद से निकलती है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा है तो गंगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो बोखरचू से निकल के निकलती है और निकलती है, ठीक है। जो ये निकलती है तो इस तरीक़ा से निकल के चलती है, देखिए ये यहाँ से निकलेगी, ऐसे एंट्री करती है, ठीक है, ऐसे एंट्री करेगी तो ये कहाँ से भारत में कहाँ प्रवेश करती है, ये लद्दाख में, ध्यान रखिए भारत में ये कहाँ से एंट्री करती है, लद्दाख में करती है, ठीक है, लद्दाख में करती है। और ऐसे करते हुए लद्दाख सीढ़ी में ही बहती हुई सीधा और ऐसे ऐसे निकल गई थी, ठीक है। फिर कहाँ करती, पाकिस्तान में। ये ध्यान रखिए भारत के क्वेश्चन पूछा जाता, देखिए पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था ये, लेकिन अब इसको जम्मू कश्मीर दो राज्य, दो संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश में बांटते हैं। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें दो बांट दिया, तो अब ये जो है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में होते हुए जाती है। ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश में बहते हुए और पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। देखिए अब जब ये भारत में एंट्री करती है तो कहाँ एंट्री करती है, ये भारत में लद्दाख सीढ़ी में एंट्री करती है, और यहाँ से जैसे ये मुड़ती है यहाँ पे ऐसे करके ये, ठीक है, ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, लद्दाख सीढ़ी चलती है। अब पाकिस्तान चलेगी, पाकिस्तान में ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है। और इसको हम बना देते हैं आपका अरब सागर, ठीक है, मतलब अरब सागर में आकर गिरती है। समझ में आया, कहाँ से निकल के आ रही है, तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी की, कैलाश पर्वतीय श्रेणी की, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू से निकलती है, बोखरचू के निकट से निकलती है, ठीक है। और ये भारत के देखिए 3 देशों में बहती है, कितने देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है। नाम लिखते हैं 3 देशों का, देखिए पहला हमारा देखिए तिब्बत, कितने देशों में बहती है, तिब्बत,
तिब्बत, क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं चीन, ठीक है, तिब्बत चीन, फिर उसके बाद भारत, फिर पाकिस्तान। याद रखिए ये 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु नदी, ये ध्यान रखिए क्या नाम है इसका, सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी जो है हमारे 3 देशों में, जैसे कि नाम है उनका चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। और इन 3 देखिए इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं। सिंधु नदी का जो क्षेत्रफल है तीनों देशों को मिलाकर के, ठीक है, तीनों देशों को मिलाकर क्षेत्र की बात करते हैं तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिए कितना है, क्षेत्रफल की बात करते हैं इसका, कितना क्षेत्रफल इसका, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसी की हम भारत में बात करते हैं तो भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत में क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है, तो भारत में इसका जो क्षेत्रफल है, देखिए क्षेत्रफल तो कम पूछा जाता है, इसका जो क्षेत्रफल है कम पूछा जाता है, इसकी लंबाई ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। जब इसकी लंबाई जो पूछे तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में इसकी जो लंबाई, ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, जो सिंधु नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है हमारी, 2880 किलोमीटर। ध्यान रखिए कुल इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, सिंधु नदी है ना। सिंधु नदी, ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर है। इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1114 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, एकमात्र लद्दाख पर्वत श्रेणी में है स्थित है, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो है, अब देखिए अब इसके बारे में धीरे धीरे और पढ़ते हैं। इसकी जो सिंधु नदी है हमारी लद्दाख श्रेणी में 2 पर्वतों के बीच में निकलती है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर। इसकी उत्तर में जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसकी उत्तर में कौन सी है, लद्दाख, इसे हम बनाते हैं तो देखिए इसके उत्तर में लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख पर्वत, और इसके दक्षिण में जो है वो जास्कर है। कौन सा है, ये जास्कर है, ठीक है, जास्कर पर्वत। ओके, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है लद्दाख सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में होकर निकलती है, तो हमारे कौन सी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के दोनों के मध्य में निकलती है, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी और इसके जास्कर पर्वत श्रेणी से मध्य में निकलती है, ठीक है। और देखिए लद्दाख देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको पता है लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी लेह है, क्या है, लेह। तो याद रखिए हमेशा जो लेह है हमारा, यहाँ है हमारा, ठीक है, यहाँ जब लेह यहाँ है हमारा तो क्वेश्चन पूछा जाता है लेह लद्दाख से जब ये नदी बहती, देखिए ध्यान रखिए इसमें दायां बायां में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम चलते हैं, जब ये नदी हमारी इधर से ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, ठीक है,
जो नदी ऊपर की तरफ चलती है तो इसका दाएं की तरफ होगा, इधर साइड में होगा, किधर होगा, इधर साइड में होगा। तो जो हमारा लेह है इसकी दाहिनी साइड में है। लेह जो है इसकी लद्दाख की राजधानी इसके किनारे स्थित है। जब भी क्वेश्चन पूछा है लेह किस नदी के किनारे स्थित है या तट पर स्थित है, तो लेह हमारे सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी किस तट पर है, इसके दाहिनी तरफ है। इसमें दाहिनी तरफ लद्दाख श्रेणी में पड़ता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अब जैसे हम आगे चलते हैं, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ से एक ऐसे करके नहीं है, इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, श्योक नदी। क्या है, श्योक नदी। यहाँ ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे कर आती है श्योक नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, श्योक नदी। ठीक है, ये हम ऐसे एडिट कर देते हैं इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा हो। तो ये कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ध्यान रखिए श्योक नदी जो है किसकी, मतलब श्योक नदी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर को चलती है। ध्यान रखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर एक आती है और ऊपर आकर मिलती है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी सिंधु, इसकी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी है। ये जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर होकर चलती है। ठीक है, अब भी एक क्वेश्चन और आता है, हमने आपको जब पढ़ाए थे पर्वत उस समय बताए थे, तो वो हिमनद पढ़ाए थे। तो यहाँ हमारा एक हिमनद है, कौन सा, सियाचिन हिमनद। कौन सा, सियाचिन हिमनद है यहाँ पे हमारा। जो सियाचिन हिमनद जो है, तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, नुब्रा, ऐसे करके नुब्रा नदी। और ये किसकी सहायक नदी है, ये श्योक नदी की सहायक नदी है, नुब्रा नदी। अब क्वेश्चन समझना है आपको, सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी, श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी। नुब्रा कहाँ से निकलती है हमारे, नुब्रा निकलती है हमारे कहाँ से, ये हमको बताए थे सियाचिन, सियाचिन जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है और निकलती है श्योक नदी में मिल जाती है। और श्योक नदी आगे चल के नहीं सीधे किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी में मिल जाती है। अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे बढ़ते तो यहाँ से हमारी एक नदी आती है, ये यहाँ से एक नदी आती है। जो नदी आती है उसे मतलब गिलगित नदी। कौन सी, गिलगित। ध्यान रखिए ये इसकी दाहिनी साइड में आके मिल रही है। दाहिने गिलगित जो नदी है कहाँ से मिली, दाएं। श्योक नदी भी कहाँ से मिली, दाई तरफ से। इसकी सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है, जब हमें बताना होगा कि सिंधु नदी की निम्न से सहायक नदी कौन सी नदी है जो उसकी दाहिनी तरफ से मिलती है, तो कौन सी नदी है हमारी, गिलगित नदी है और आपकी श्योक नदी है। और भी आगे आएंगी नदी, चलिए पढ़ते हैं। देखिए गिलगित आ गया। अब हम आगे चलते हैं इधर साइड से। अब इसकी दाहिनी तरफ की नदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाएं तरफ से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम आगे चलते हैं तो फिर एक नदी और आती है हमारी, काबुल। ठीक है, ये काबुल नदी। इसकी सहायक नदी है काबुल नदी। और काबुल में एक नदी आती है हमारी, उसे बोलते हैं काबुल की सहायक नदी है स्वात नदी। वो यहाँ से निकल के आती है, स्वात नदी। ठीक है, स्वात नदी। और देखिए ये अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए अफवाह तंत्र कौन सी नदी आगे मिल रही है। तो ये सब नदी किसकी सहायक नदी है, इसी की है। ठीक है, ये यहाँ मिल रही है इसमें। ठीक है, ओके। अब मैं निशान लगा दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे कौन सी नदी किस में मिल रही है। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं इसमें, तो और आगे जाएंगे इसमें तो तूची नदी आएगी हमारी। कौन सी, तूची। ठीक है, ऐसे करके तूची जो हमारी इस प्रकार से है। ठीक है, इसे बोलते तूची नदी। इसमें एंट्री करें।
तोची नदी में आगे ने एक नदी मिलती है कुर्रम नदी। कौन सी? कुर्रम। ठीक है, इसे बोलते कुर्रम। कुर्रम नदी। ठीक है, नदी। ठीक है, कुर्रम नदी। और फिर हम आगे जाएंगे। ये सभी नदियां कैसी हैं? दाहिनी तरफ की नदी है, ध्यान रखिए। ये कैसी नदी? सब दाहिनी तरफ की। फिर एक बड़ी और नदी आके आगे मिलेगी, गोमल। कौन सी मिलेगी? गोमल। गोमल जो नदी है हमारी ऐसे आती है, तो यूं आएगी, ऐसे इसमें आगे मिल जाती है। ठीक है, ये गोमल नदी, इसे बोलते हैं गोमल। गोमल। ओके। अच्छा, गोमल की और एक दो सारी नदी हैं जो ये पूछी जाती है। यहाँ से आती है ऐसे, कंदर नदी। ठीक है, और दूसरी सहायक नदी इसकी ये है, सहायक नदी इसकी जोग। ध्यान रखिए, जी इसका दाहिनी तरफ का अफवाह तंत्र है। ठीक है, दाहिनी तरफ का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दाहिनी, दाएं तरफ की नदी है। ठीक है, दाएं तरफ में किसकी है? सिंधु नदी की है। ध्यान रखिए, किसकी है? सिंधु नदी की, ये दाहिनी तरफ नदी है। अब देखिए आगे चलते हैं इसके बारे में। देखिए सिंधु, सिंधु नदी के बारे में हम आपको बता दें, जब यहाँ कैलाश पर्वत से जब निकलती है, जब कैलाश पर्वत से निकलती है, तो जैसे निकलती है कहाँ? भारत की कौन सी है? लद्दाख। LA LA जो हमारा लद्दाख है, LALD। ठीक, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, मतलब लद्दाख प्रांत, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से बहती हुई चलती है। जैसे ये प्रवेश करती है, लद्दाख की राजधानी इसकी दाहिनी तरफ पर पड़ती है, और आगे चलती है इसमें श्योक नदी आके मिल जाती है, और श्योक नदी इसकी दाहिनी तरफ से ही मिलती है। और श्योक नदी की एक सहायक नदी नुब्रा नदी है। आगे चलेंगे तो इसमें गिलगित नदी मिलती है। गिलगित बल्टिस्तान जो जगह है हमारी, उसमें इसमें पाक अधिकृत क्षेत्र है, वहाँ से इसमें आकर प्रवेश करती है। फिर जैसे हम पाकिस्तान में इसमें प्रवेश करते हैं, इसमें काबुल नदी आकर मिलती है। कौन सी? काबुल नदी आकर मिलती है। और काबुल की एक सहायक नदी स्वात नदी, वो भी इसी के साथ है। तो यानी काबुल नदी होगी इसकी सहायक नदी, और सिंधु की उप सहायक नदी बनाई जाएगी ये स्वात नदी। ठीक है, इसी प्रकार से एक नदी आके और मिलती है हमारी, तोची नदी। और तोची के साथ में एक नदी का मतलब कुर्रम नदी। ठीक है, और कुर्रम फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें गोमल नदी आके मिलेगी। गोमल की सहायक नदी, दोनों और सहायक नदी कंदर नदी और झोग नदी, ये भी इसी के साथ आके मिलती है। तो कितना बड़ा हवा तंत्र बना के चल रहे हैं। ठीक है, ये हम पाकिस्तान से लेते हुए चले, अब इसमें आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा एक बात और बता दें हम, जब ये तिब्बत से निकलती है, जिस जगह से निकलती है, तो उस जगह को हम तिब्बत में से शेरमुख के नाम से जाना जाता है। किसे? तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है, ये यहाँ से, तो उसे शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जाना जाता है ना कि भारत में। शेरमुख, इसलिए मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं बाएं तरफ नदियाँ। ठीक है, बाएं तरफ की नदियों में इसे सबसे पहले लेह से ऊपर, यहाँ हमारी ये, ठीक है, ऐसे करके नहीं, जास्कर नदी है। कौन सी? जास्कर, जास्कर पर्वत श्रृंखला है, यहीं से एक नदी निकलती है, जास्कर, जास्कर नदी। दाएं बाएं तरफ से इसकी जो नदी पहली मिलती है वो जास्कर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए इसकी अब स्टार्ट करते हैं मुख्य मुख्य नदियों के बारे में। सबसे पहले हम झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी जो है हमारी कश्मीर से निकलती है। देखिए कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से निकलती है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकल के आती है ऐसे करके। पीर पंजाल में जाती है और यहाँ चिनाब नदी आके मिल जाती है। देखिए ये जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के एक झरना है जिसका नाम वेरीनाग है। यहाँ से ये वेरीनाग वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, वेरीनाग झरने से निकलती है, समझ आइएगा। यहाँ से ये वेरीनाग झरने से निकलती है और वेरीनाग झरने से होते हुए ये जम्मू कश्मीर निकलती है। ध्यान रखिए, ये जम्मू कश्मीर में ये कौन सी जगह की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल से निकलती है और पीर पंजाल से जैसे ही पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से वेरीनाग झरने से निकलती है और यहाँ वुलर झील है। कौन सी? वुलर झील। वुलर झील, ठीक है, वुलर झील है। ओके, ये भारत की सबसे मीठे पानी झील है। ध्यान रखिए, सब भारत की सबसे मीठी पानी झील है से होते हुए गुजरते हुए वहाँ चले चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ जाके मिल जाती है? आगे चल के यह है चिनाब नदी जाके मिल जाती है। देखिए चिनाब नदी, चिनाब यहाँ से ठीक है, चिनाब। सब बना लेते हैं एक बार में। देखिए हमें ये नदी बना ली है, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा सा करने के लिए छोटा, तो ये नदी बना लें। देखिए जो झेलम नदी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणियों से निकल के और वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित वेरीनाग झरने से निकलकर वुलर झील में होते हुए, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी झील है, होते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से आके मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, चिनाब नदी से आके मिल जाती है। ओके, झेलम नदी पे कुछ परियोजना हैं जो पूछी जाती हैं। कौन सी परियोजना किस नदी पे? ध्यान रखिए, तो इस नदी पे हमारी 2 परियोजना है झेलम नदी। मैं इस परियोजनाओं को इधर लिख देता हूँ, ध्यान रखिए। झेलम नदी इसमें जो परियोजना है और जगह कम है, नदी परियोजना, इसमें 2 नद परियोजना है, किशन गंगा और तुलबुल। किशन गंगा और तुलबुल। झेलम नदी में 2 परियोजना, किशन गंगा और किशन गंगा इसकी सहायक नदी भी है। ध्यान रखिए, इसकी सहायक नदी भी है, ऐसे करके किशन गंगा, ध्यान रखिए, इसकी सहायक नदी और तुलबुल इसकी परियोजना। क्वेश्चन पूछा है सिंधु झेलम नदी पे किन 2 परियोजनाओं के नाम बताओ, या तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। किस पे? झेलम नदी पे। ठीक है, ओके, चला
अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ये श्रीनगर में स्थित है। अब आता है चेनाब नदी। देखिए चेनाब नदी आते हैं, जो चेनाब जो नदी है हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो हमारा लाहौल, हिमाचल प्रदेश की जिला है लाहौल, तो उसमें एक स्थित है बारालाचा दर्रा। कहाँ? बारालाचा। बारालाचा, ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा से निकलती है। देखिए हिमाचल प्रदेश की बारालाचा से निकल के आती है चेनाब नदी, और जाकर यहाँ सिंधु नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। अच्छा इसकी परियोजना की बात करते हैं। देखिए हम इस पर परियोजना देखेंगे। नंबर 2 परियोजना आती है हमारी चेनाब नदी। थोड़ा हम शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं। इस पर 2 परियोजना हमारी, एक हमारी जलाल परियोजना, सलाल सलाल परियोजना, दूसरी हमारी दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, और एक और है इस पे क्या कहते हैं इसे, बगलिहार, बगलिहार परियोजना। तीन परियोजना है इस पे, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, एक बात याद रखिए, जब हिमाचल प्रदेश से जो निकलती है, जब हिमाचल प्रदेश से निकलती है तो 2 भागों में निकलती है, 2 भागों में निकलती है, जिसे हम बोलते हैं चंद्र और भागा के नाम से। चेनाब नदी चंद्र प्लस भागा नदी, ध्यान रखिए चंद्र और भागा नदी से आके नाम से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल हिमाचल में, ठीक है। लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 2 नाम से निकलती है, जब निकलती है जो चंद्र और भागा के नाम से निकलती है, चंद्र और भागा के नाम से निकलती है, और जब निकलने के बाद में जाकर नहीं है धीरे धीरे पाकिस्तान, भारत से जम्मू कश्मीर में बहते हुए ये पंजाब पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ओके, इसकी सहायक चेनाब की सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी है। ये देखिए झेलम नदी, उसके बाद हमारी रावी नदी है, नीचे रावी नदी, रावी नदी, और फिर अगली नदी जो हमारी है सतलज नदी, सतलज नदी, और तीसरी नदी ब्यास नदी, ब्यास नदी है, ठीक है। 5 नदियाँ, ये सब चेनाब की सहायक नदी, चारों नदियाँ चेनाब में आके, देखिए ब्यास नदी सतलज में आके मिलती है, और झेलम नदी जो हमारी झेलम नदी में झेलम चेनाब में आके मिलती है, रावी भी चेनाब में आके मिलती है, सतलज भी इसमें आके मिलती है। जब ये यहाँ मिलती हैं तब इसे पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है, पंचनद नदी, पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, अब आता हमारा रावी नदी के बारे में। देखिए रावी नदी, रावी नदी जो है हमारी, ये कहाँ से निकल के आते हैं? ये भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये हमारी, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले, लेकिन बारालाचा के बगल में एक और दर्रा हमारा रोहतांग दर्रा, रोहतांग, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। अच्छा इस पे जो परियोजना स्थित है, थीन परियोजना स्थित है, थीन परियोजना, परियोजना पूछी जाती है इसलिए बता रहा हूँ। ये परियोजना 2 परियोजना, ठीक है, रावी नदी, ओके, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद आती है हमारी ब्यास नदी, ब्यास के पहले ये बताते हैं सतलज नदी, नंबर 2 सतलज नदी। नेक्स्ट देखिए सतलज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? सतलज नदी जो हमारी निकलती है ये तिब्बत से निकलती है, ये भी तिब्बत से, तिब्बत के पास ये मानसरोवर है,
मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट है, राकसताल से निकलती है। राकसताल कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। और मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। ध्यान रखिए, तिब्बत में पड़ती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये यहाँ से निकलती है और चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। ध्यान रखिए, ये क्या हमारी चेनाब, चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से मिल जाती है, हो गया। अब आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। जो यहाँ रोहतांग दर्रा है, यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे से, और पंजाब में हरकी बैराज, ये क्या पंजाब में, ये है हरकी बैराज, पंजाब में हरकी बैराज में आके मिल जाती है। ठीक है, हरकी बैराज में निकलती है। और ध्यान रखिए, हरकी बैराज में ही एक नहर है। ध्यान रखिए, एक नहर है, इस नहर को हम ऐसे कर देते हैं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। ठीक है, ओके। सतलज नदी जो है हमारी, सतलज नदी जो है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये सतलज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो है राकसताल से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है और ये पाकिस्तान में जाकर चेनाब में गिर जाती है। ठीक है, अगर इसकी परियोजना की बात करते हैं तो इसमें बाखर नागल बांध होता है। इसमें बाखड़ा नागल बांध, ठीक है, मतलब परियोजना। एक और इस पे परियोजना हमारी नाथपा झाकरी। ठीक है, ये भी बांध है इस पे। ठीक है, ये और एक कोल बांध भी है इस पे, ध्यान रखिए, कोल बांध। ठीक है, कोल बांध भी है। बांध या परियोजना एक ही बात समझ लेते हैं। ठीक है, बांध या परियोजना बात एक ही है। ठीक है, ये भी इस पे स्थित है। ओके, देखिए यहाँ से ब्यास नदी, रावी ब्यास, हाँ ब्यास नदी, जो ब्यास नदी है ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और जो कहाँ जाके मिल जाती है? हरकी बैराज। किस जगह? पंजाब में। पंजाब में हरकी बैराज में जाके सतलज नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी पे पोंग परियोजना स्थित है। ध्यान रखिए, इस नदी पे, ब्यास नदी पे, ब्यास नदी पर एक परियोजना हमारी जो है पोंग परियोजना, पोंग परियोजना। ठीक है, ध्यान रखिए, ये जो नदी है बाईं तरफ की नदी है इसकी। ठीक है, बाईं तरफ की नदी है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा। ठीक है, और मैं समझता हूँ सब कुछ समझ में आ गया। इसी से संबंधित ये भी नदियाँ बताती। अच्छा, एक चीज़ और रह गया हमारा, एक चीज़ रह गया है, इनका क्षेत्र बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्षेत्र पूछा जाता है। जैसे कि झेलम और चुनाव के बीच वाला, झेलम और चुनाव के बीच वाला, ठीक है, पूछा जाता है। तो उसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, कौन सा दोआब बोलते हैं? जो दोआब होते हैं, जो झेलम और चुनाव के बीच में जो दोआब है, इसे हम चाच दोआब बोलते हैं। देखिए, चाच दोआब। अच्छा, इसे इधर लिख देता हूँ, झेलम चुनाव, जो दोआब है, तो दोआब मतलब दो नदियों का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं दोआब। तो झेलम और चुनाव के बीच क्षेत्र इसे बोलते हैं चाच। क्या होता है? चाच। ठीक है,
इसी प्रकार से चेनाब और रावी का आएगा, किसका? चेनाब और रावी नदी का। इसे बोलते हैं रचना, इसे बोलते हैं रचना, रचना, ठीक है। चेनाब रावी, इसका जो दोहाव है रचना, ठीक है। इसके बाद आएगा रावी और सतलज का आएगा हमारा, कौन सा? रावी और सतलज का। देखिए ये यहाँ ब्यास और उसका आएगा सतलज, सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास का जो क्षेत्र है, सतलज और ब्यास का, इसे विष्ट बोलते हैं, विष्ट। क्या है? विष्ट बोलते हैं, ठीक है। अब विष्ट हो गया। अब आता ब्यास और रावी का। देखिए यहाँ से चलते हैं, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसे रावी और ब्यास का बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बारी, बारी, ब्यास और रावी, बारी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा क्षेत्र इसका? ध्यान रखें, बारी है। इसी प्रकार से आगे हमारा रावी चेनाब का हो गया, रावी चेनाब का हो गया, रचना हो गया, ठीक है। और ब्यास सतलज का हो गया, ब्यास सतलज का हो गया, रावी ब्यास का हो गया, रावी चेनाब, हाँ ये रह गया रावी और चेनाब वाला है। तो देखिए चेनाब, ये यहाँ से आकर चेनाब का नाम दिया गया है रावी और चेनाब का, तो इसे बोलते हैं चेनाब हो गया, रचना हो तो गया, रावी चेनाब का हो गया हमारा। ये रह गया है, इसे बोलते हैं सिंधु, सिंधु सागर बोलते हैं, सिंधु सागर, ठीक है। सिंधु नदी और झेलम नदी, इसका जो बीच वाला है सिंधु सागर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया इस बार, और मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में। और कोई चीज़, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।